नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंतेश और आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी, जो कि छत्तीसगढ़ और सीबीएसई बोर्ड दोनों में उपयोगी है। पहला पाठ है हिंदी का आरोह भाग 2 से आत्म परिचय के भावगत, अर्थगत और सौंदर्यबोध शिल्प सौंदर्य का आनंद लेंगे। उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीज, जैसे इस पाठ के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका देहावसान 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ। इनके दो पुत्र थे, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को आप सभी भली भांति जानते हैं। वे सिने जगत के सुपरस्टार यानी चमकते हुए सितारे हैं। उनकी दो धर्म पत्नियां थी। पहली धर्म पत्नी थी श्यामा बच्चन, जिनका देहावसान 1936 को हो गया था। फिर उन्होंने 1941 में तेजी बच्चन से विवाह किया। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य के क्षेत्र में आगमन सन 1929 में 13 हार नामक रचना से प्रादुर्भाव हुआ उनका। इस समय अर्थात 1936 तक का समय छायावाद के रूप में माना जाता है, छायावादी युग के रूप में, और ये उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्हें हालावाद का जनक भी कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं इनका हमें याद होना चाहिए। यदि हम कक्षा 12वीं में कला संकाय के विद्यार्थी हैं और यदि आगे हमको कला संकाय लेकर पढ़ना है, जिसमें हमारा विषय हिंदी साहित्य एक विषय हो कॉलेज में, तो हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान के लिए भी, अन्य विषयों के लिए या विषय के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। दूसरे स्ट्रीम वाले भी यदि जानते हैं तो कोई बुराई नहीं है। चलिए मैं उनकी कुछ रचनाओं को, जो इस वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ चुनिंदा रचनाएं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसके संबंध में आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, आप केवल उसको रटे मत, याद ना करें, बल्कि उसको कैसे याद करें ये सोचें। तो चलिए मैं एक प्रयास करता हूं आपके लिए एक ट्रिक कि एक वाक्य या दो वाक्यों में हम कैसे इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको बताऊं कि एक मधुबाला नाम की सिने तारिका थी, अर्थात नायिका, सिनेमा जगत की एक नायिका थी पुराने समय की। उनको लेकर के हम एक वाक्य बनाते हैं कि मधुबाला निशा निमंत्रण पाकर एकांत संगीत सुनते हुए अपने साथ मधु कलश लेकर अपनी सहेलियों को उसके साथ, जिनमें सहेलियों का नाम है विमल, यामिनी और सतरंगिणी, उनको साथ लेकर मधुशाला की ओर जा रही थी। देखिए इस एक वाक्य में कितनी सारी रचनाएं आ गई। मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, विमल, यामिनी और एक और रचना सतरंगिणी। इतनी रचनाएं इस वाक्य में आ गई। आगे उसको थोड़ा स्टोरी के रूप में हम देखें कि जो मधुबाला है वह निशा निमंत्रण पाकर मधु कलश लिए हुए मधुशाला की ओर अपनी सहेलियों विमल, यामिनी और सतरंगिणी के साथ जा रही थी। वहाँ कुछ नए पुराने और आरती और अंगारे थे। नए पुराने झरोखे और आरती और अंगारे थे। उस जगह पर बुद्ध का एक नाच घर था, जहाँ लोग प्रणव पत्रिका पढ़ रहे थे। तो देखिए इसमें भी 2-3 रचनाएं शामिल हो गई उनकी। एक तो बुद्ध का नाच घर, दूसरा प्रणव पत्रिका, उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, और नए पुराने झरोखे रचना का नाम है उनकी कविता का, और आरती और अंगारे। ये देखिए 4-5 इस वाक्य में ये और नए जुड़ गए। तो इस प्रकार से हम उसको कहानी के जैसे याद कर लें तो हमको याद हो जाता है इनकी रचनाएं। इन्होंने अपनी रचनाओं को एक जगह संग्रहित करके प्रकाशित कराया, जिनका नाम था काव्य संग्रह टूटी फूटी कड़ियाँ। प्यारे बच्चों, इनके न केवल लेखनी
न केवल इनकी लेखनी न केवल काव्य जगत में बल्कि कथा जगत में भी चली है। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा किया। इनके प्रमुख अनुवाद रहे जो था मैकबेथ और हेमलेट तथा जन गीता, इन किताबों का इन्होंने अनुवाद किया। हम आगे चलते हैं तो पाते हैं कि इन्होंने 4 आत्मकथा भी लिखी, यानी इनके आत्मकथा को 4 खंडों में बांटा गया है। पहली है आत्मकथा कि उसको भी वो वाक्य में बताता हूँ। वो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि मैं सोच रहा था क्या भूला क्या याद करूं। ऐसा आप सोचें कि मैं सोच रहा था क्या भूला क्या याद करूं। अच्छा, नीड़ का निर्माण फिर से करना है। नीड़ का निर्माण फिर से करना है जो कि बसेरे से दूर हो और वहाँ क्या होनी चाहिए, 10 द्वार से सोपान तक हो। तो देखिए इसमें चारों आत्मकथा आ गया। कौन कौन से, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अब ये चारों जो आत्मकथा उनका जो प्रकाशित हुआ उसका सन भी साथ साथ हम याद कर सकते हैं। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर से 1970 और 1977 में बसेरे से दूर तथा 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से इनके 4 रचना जो आत्मकथा था वो हम याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने डायरी लेखन भी किया जिसको हम प्रवासी की डायरी के नाम से जानते हैं। मित्रों, इनके साहित्य के क्षेत्र में कुछ सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पहला जो सम्मान है इनका वह था 2 चट्टानें। इनकी रचना का नाम है 2 चट्टानें। उसके लिए 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही आगे 1976 में भारत सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो इनकी जो भाषा थी वह थी सरल, सहज और प्रवाहमयी। कहीं कहीं पर संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है वो प्रवाहमयी है, अर्थात उसमें लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और उसी से देखते हैं, समझते हैं कि इनकी भाषा शैली अर्थात शिल्पगत सौंदर्य क्या क्या हो सकता है। चलिए, पहला पाठ है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय यह उनके निशा निमंत्रण जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी उन्हीं का अंश है। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। आत्म परिचय अर्थात आत्म अभिव्यक्ति। कवि क्या कहना चाह रहे हैं, स्वयं को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें हम इसका प्रसंग जो बना सकते हैं उसमें हम यह कह सकते हैं कि कवि अपनी अस्मिता और पहचान का बोध कराने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पंक्ति की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सपनों सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार अर्थात सांसारिक जीवन या सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारियों को कवि ने भार स्वरूप कहा है। अर्थात मैं अपने जीवन में सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। इतनी जिम्मेदारियों की, दुनियादारी की इतनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है। मैं अपने हृदय में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, किसी ने मेरे हृदय के उस तार को छूकर स्पर्श करके उसे तरंगित कर दिया है। झंकृत करना माने तरंगित करना। जैसे वीणा के तार को छूने से उसमें तरंगे उत्पन्न होती है जिससे मधुर संगीत निकलता है, उसी तरह से कवि के हृदय को उनके प्रेयसी ने, उनकी प्रथम पत्नी श्यामा बच्चन के विछोह में या उनके गुजर जाने के बाद वियोग में कवि इन कविताओं को लिखे हैं। कई जगहों पर वियोग श्रृंगार रस का वर्णन मिलेगा हमको।
तो उनको याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, उन्होंने मेरे हृदय के तार को भी झंकृत कर दिया, जिससे ही मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी जीवन उन्हीं की यादों के सहारे आगे चल रहा है। सांसों के 2 तार का आशय कवि का यहाँ पर है, वह है श्वासोच्छ्वास क्रिया से, यानी सांस लेना और छोड़ना, ये 2 तार उन्होंने कहा है। तो इस तरह से मेरा जीवन सांस लेने और छोड़ने से तभी चल रहा है जब मेरे साथ मेरे प्रिय की यादें जुड़ी हुई है। यह बात कवि बताना चाह रहे हैं। सांसों के 2 तार, सांस रूपी तार यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ शिल्पगत सौंदर्य में बच्चों आप यहाँ रूपक अलंकार लिख सकते हैं। देखिए और भी आपको बताऊं, कविता को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए इसमें उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती है। एक विशेषता आप लिखेंगे। रुबाइयाँ क्या होती है? ये उर्दू फारसी का एक छंद है जिसमें 4 पद होते हैं। तो देखिए 4 पद इसमें भी है। पहला, दूसरा और चौथा पद में तुकांत होता है। तुकांत माने अंतिम वर्ण सेम एक जैसा। देखिए लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, चौथे में भी फिरता हूँ। लेकिन तीसरी पंक्ति जो होती है वो अलग होती है, उनसे भिन्न होती है। तो ये देखिए इसमें कौन सा गुण मिल रहा है? रुबाइयाँ। तो छंद में हम लिख सकते हैं इसमें रुबाइयाँ। इसके साथ साथ माधुर्य गुण है, श्रृंगार का उन्मुक्त अभिव्यक्ति दिखाई देता है इनकी कविताओं में, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसी 4-5 चीज़ें लिखें। भाषा शैली में आत्मकथात्मक शैली हो जाएगा। कविता लयात्मकता है यानी कि गेयता है उसमें। रस आपका वियोग श्रृंगार रस है। छंद हो जाएगी रुबाइयाँ, और उसके साथ साथ शब्द गुण आप लिखेंगे तो माधुर्य गुण इसका गुण हो गया। और एक अवश्य लिखें उमर खयाम की मस्ती या उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती। इस प्रकार हम इसके शिल्पगत सौंदर्य बना सकते हैं। तो बहुत सारे शिल्पगत सौंदर्य कॉमन है, सभी में है। कुछ चीज़ें जो नया दिखेगा मैं अगली पंक्ति में आपको बताऊंगा। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। मैं मदिरालय के मदिरा का पान नहीं करता, बल्कि प्रेम रूपी मदिरा का पान किया हूँ और उसी के साथ मस्ती में हूँ। अर्थात मेरे हृदय में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह है। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ। कवि कहते हैं जग माने संसार, इस संसार का जिसमें स्वार्थ है, इसलिए उसका मैं परवाह नहीं करता। कभी न ध्यान किया करता हूँ। ध्यान करना मतलब उसका परवाह करना। क्यों? क्योंकि इस जग वाले ऐसे लोगों को महत्व देते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग का गाते, अर्थात जो ऐसे लोगों की झूठी तारीफ करते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं या चापलूसी करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे लोगों के कारण मैं इस जग की परवाह, इस संसार की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन के उद्गारों को, भावों को ही मैं लेकर चलता हूँ। अपने मस्त होकर के ही मैं गान करता हूँ। तो मेरी कविता या मेरे मन की भावना है, वो मेरी कविता का विषय मैं स्वयं होता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। कवि अगले पंक्ति में कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि निज माने स्वयं के, उर माने होता है हृदय। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में उद्गार लिए, उद्गार माने प्रेम भरे हुए भावनाएं लिए हुए, कोमल भावनाएं लिए हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार से आशय मेरे हृदय में ऐसे कोमल भाव है जिसमें दया, करुणा, मानवता, सभी के लिए जो भाव है, कोमल भाव, वो ही मेरे हृदय का उपहार है, जिसे मैं सबको बांटते हुए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि इस संसार में इसी की कमी है, यहाँ प्रेम की कमी है। लोगों के बीच आपस में प्रेम नहीं है, अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। इसलिए इस अपूर्ण संसार को, जिसमें प्रेम नहीं है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझको न भाता माने नहीं भाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो
सपनों का संसार लिया फिरता हूँ, अर्थात मैं तो प्रेम में सपने लिए हुए ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जहाँ लोगों के बीच आपसी प्रेम हो, किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा या घृणा जैसे व्यवहार या भाव ना हो। मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ। कवि कहते हैं आगे कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि, जला मतलब जलाना, अग्नि मतलब प्रेम रूपी भाव या आवेग, मैं अपने ही हृदय में अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ। और उसमें दहा, दहा का मतलब होता है जलाना, मैं उसमें स्वयं को, अपने आप को ही जलाने का प्रयास करता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में पीड़ा है, करुणा है, उस प्रेम की करुणा को मैं जलाकर अपने हृदय में, जिसमें अपने आप को स्वयं को मैं जलाता हूँ। आगे कहते हैं कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहते हैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियां मेरे लिए समभाव है, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में समान व्यवहार करता हूँ। आगे कहते हैं कि इस संसार के लोग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर रूपक अलंकार, देखिए भव माने संसार और सागर माने समुद्र, यानी संसार रूपी समुद्र अर्थात जीवन मरण के सागर से पार जाने के लिए नाव बनाए, यानी उससे पार जाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। जैसे जीवन के अंतिम समय में कर्म कांड करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ यात्रा को जाएंगे, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, ऐसे प्रपंच मैं नहीं करता, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में किनारे किनारे बहता हूँ, मैं सांसारिक जीवन से रिश्ता नहीं रखता, मैं अलग रहता हूँ, मैं किनारे किनारे पर बहते हुए मस्त होकर के अपना जीवन जीता हूँ। आगे कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में युवावस्था की जोश है, यौवन का उन्माद, उन्माद माने पागलपन या जोश, ऊर्जा, उत्साह, तो मेरे हृदय में युवाओं के जैसे उत्साह है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अवसाद का मतलब होता है निराशापन। फिर भी मेरी प्रिय का साथ न होने के कारण या उसकी कमी के कारण मेरे हृदय में उन्मादों के साथ अवसाद भी है, निराशापन भी है, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार मेरे हृदय में युवाओं का जोश है, तो वहीं पर मेरे प्रिय के न होने की निराशा भी है। जो मुझको बाहर हंसाए, कभी कहते हैं कि ये जो उत्साह है और पीड़ा है जो मुझे बाहरी दुनिया के लिए तो हंसाता है, लेकिन वही पीड़ा मेरे हृदय में मुझे रुला रहा होता है, मेरी अंतरात्मा को मेरे प्रिय के ना होने की टिस महसूस करा रहा होता है। न जाने मुझे किसकी याद आ रही है, अर्थात मेरी प्रिय की मुझे याद आ रही है और मैं उन्हीं की यादों में आगे जीवन यापन कर रहा हूँ, जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये 5 पंक्तियों का एक भाग हो गया। अगले भाग में अगले फिर 5 पंक्तियों का भावगत, अर्थगत और शिल्पगत सौंदर्य में फिर आपको बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।